Okay, so today we are going to start with convection, and in today's session everything is just theoretical, तो लिखने का काम we will not do. I will directly upload notes and you will find it in the application. So convection is second mode of, not second but one of the mode of heat transfer. जैसे हमने कंडक्शन में देखा था, कंडक्शन में the ions or molecules or particles or atoms जो बोलना है वो, they basically of a solid, they receive energy and then they start vibrating with more amplitude. While vibrating with more amplitude, they collide with neighboring particles and transfer velocity, मतलब transfer energy. तो कंडक्शन में क्या हो रहा था कि हर एक मॉलिक्यूल या पार्टिकल अपना पार्ट ऑफ एनर्जी नेबरिंग पार्टिकल को दे रहा था इन द फॉर्म ऑफ कोलिजन्स, राइट। तो एक एंड को अगर रॉड के मैंने हीट किया था तो दूसरे एंड तक हीट पहुंचता था जस्ट बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर बाय कोलिजन. So there was no actual moment, bodily moment of molecules. Molecule या particle खुद energy लेके नहीं गया. It is just transferring. So that was conduction. Now, in convection, what happens is, let's take an example of a liquid, maybe water if you want or milk if you want. क्या होता है इस केस में? In this case, let us say this is that liquid. We start heating this liquid at the bottom, like below the container. हमने एक बर्नर लगा के रखा है. What will happen is, जो नीचे molecules होंगे liquid के, they are receiving heat, and because of that, or already convection liquids और gases में क्यों possible है? क्योंकि comparatively when you compare with solid, molecules of liquid or gases, they are free to move क्योंकि intermolecular distance ज्यादा होता है. तो मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए लिक्विड्स और गैसेस में ही कन्वेक्शन पॉसिबल है. और ऊपर से हम लोग हीट कर रहे हैं. सो हीटिंग का मतलब होता है वी आर गिविंग एक्स्ट्रा मोर एनर्जी और एक्स्ट्रा एनर्जी टू द मॉलिक्यूल्स. जब आप हीट करोगे, वो हीट this molecules will take and their kinetic energy, मतलब their velocity will increase, so they will move farther apart from each other. ऑलरेडी ज्यादा डिस्टेंस पे थे, अब और ज्यादा डिस्टेंस बढ़ गया. इसका मतलब डेंसिटी डिक्रीज हुआ है, राइट. सो डेंसिटी डिक्रीज हुआ है, सो मॉलिक्यूलर फोर्स और वीक हुआ है बेसिकली, राइट. सो एंड ऑल्सो दे हैव काइनेटिक एनर्जी नाउ बिकॉज वी वर हीटिंग. हमने हीट किया, इससे काइनेटिक एनर्जी है. तो क्या होगा? बिकॉज ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी एंड डिक्रीज इन द डेंसिटी, ये जो हॉट मॉलिक्यूल्स है हाई टेम्परेचर पे है, दे स्टार्ट गोइंग अप, राइट. अब जो ऊपर मॉलिक्यूल्स थे, कोल्डर वन, दे स्टार्ट सेटलिंग डाउन. नॉट सेटलिंग बट दे स्टार्ट डिसेंडिंग, क्योंकि सेटल तो वो होंगे नहीं जब तक आप गैस, आप जब तक हीट दे रहे हो, दे विल नॉट सेटल डाउन. फिर ये नीचे आए, फिर इनको हीट मिला, इनका डेंसिटी डिक्रीज हुआ, काइनेटिक एनर्जी गेन किया, फिर ये ऊपर गया, राइट. फिर नीचे आए. तो ऐसा कर करके पूरा का पूरा मास ऑफ द लिक्विड गेट्स हीटेड अप, राइट. So this is the way in which heat is transferred from one part of liquid to another. इसको बोलते हैं convection. क्योंकि ये it looks like current जैसा लग रहा है ना ये, तो it is kind of a current, है ना. करंट में क्या होता है? चार्जेस मूव. यहाँ पे क्या है? मॉलिक्यूल्स मूव, है ना. अप डाउन टू अप एंड अप टू डाउन. तो हम नॉर्मली बोलते हैं कन्वेक्शन करंट, ऐसा बोलते हैं इसको. सो दिस इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन करंट. It is not electric current,
इट इज कन्वेक्शन करंट, और इसको ऐसा लूप में बताते हैं डायरेक्शन के साथ, एरो के साथ। तो नीचे का मॉलिक्यूल ऊपर गया, ऊपर का मॉलिक्यूल नीचे आया, सो साइक्लिक। सो इतना ही है कन्वेक्शन में, नो फॉर्मूलाज इन्वॉल्व, वी डोंट नीड एनी फॉर्मूलाज। तो कन्वेक्शन इज प्योरली थ्योरेटिकल टॉपिक। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच the substance, liquid or gas gets heated due to actual motion of molecules is called as convection, right? फिर example बता देना, consider a vessel containing liquid, right? If the vessel is heated from the bottom, then the molecules at the bottom, they receive energy, hence the density decreases and the kinetic energy of the molecule increases. These heated molecules, they move upward because they have kinetic energy, right? And the colder molecules which are in the upper part of the liquid, they start descending down, right? So they set up a current which is called as convectional current or convection current also, right? So in this way whole liquid gets heated up. हो गया खत्म। So this convection current transfers heat to the entire mass of liquid under consideration, जो हमने बोल के रखा है यहाँ पे वाटर है। डन, कुछ नहीं है कन्वेक्शन में से ज्यादा, इतना ही था। Then we want to see applications of or examples of convection. तो इसमें we'll discuss about two examples, heating and cooling of rooms. वैसे in India you don't need heaters actually, at least in Dhule you don't need heaters, हमको heaters की जरूरत नहीं है यहाँ पे। Yeah, but coolers, cooling systems like air conditioner we need। तो होता क्या है, नॉर्मली अगर आप हीटर की बात करोगे तो पहले हीटर की बात कर लेते हैं, फिर एयर कंडीशनर्स की बात कर लेते हैं। होता क्या है, मान लो ये हमारे पास एक रूम है, दिस इज अ रूम, ओके, एंड लेट्स से वी आर एट अ प्लेस जहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है, मान लो 0 डिग्री या 1 डिग्री या थोड़ा सा 0 से कम है, हो सकता है, राइट? तो उस केस में क्या होगा, नॉर्मली क्या होता है कि हम हीटिंग सिस्टम जो है वो नियर द फ्लोर लगाते हैं, वी पुट इट हियर at near the floor, है ना? Good. So why? Because this heater is giving heat to the molecules which are near. फिर वही प्रोसेस, हीट मिलने के बाद डेंसिटी डिक्रीजेस, दे हैव काइनेटिक एनर्जी, दे स्टार्ट गोइंग अप, करेक्ट? और जो ऊपर कोल्डर मॉलिक्यूल्स थे, दे स्टार्ट कमिंग डाउन। तो वही प्रोसेस है, दिस इज हाउ रूम्स गेट हीटेड। तो जो हीटर से immediate, I mean the molecules are which are very near to the heater, they gets heated up, density will decrease, they will have kinetic energy, they will start going up, क्योंकि without kinetic energy they cannot go up, क्योंकि against gravity है, they cannot go up। तो वो ऊपर गए, ऊपर के ठंडे मॉलिक्यूल्स नीचे आए, फिर वही प्रोसेस हुआ। फिर होगा क्या कि इतने ही पार्ट में हीटिंग कूलिंग होगा, नहीं? हाँ, तो इसलिए वो छोटा सा एक फैन लगाते हैं, ब्लोअर फैन, राइट? गुड। तो वो ब्लोअर फैन वो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज फोर्स्ड कन्वेक्शन। ये नेचुरल है, दिस इज नेचुरल। से हमने हीट दिया है तो मॉलिक्यूल्स दे आर गोइंग अप बिकॉज दे आर हीटेड अप नाउ, नेचुरल कन्वेक्शन। अगर मैंने यहाँ पे फैन लगा दिया, वो लगाना ही पड़ता है, वो तो फैन तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे पूरे रूम को हीट करना है, तो दैट इज कॉल्ड एज फोर्स्ड कन्वेक्शन। ये हो गया हीटिंग सिस्टम की बात, है ना?
तो ऐसा अगर आपको कूलिंग करना है एयर कंडीशनर्स, तो नॉर्मली यू पुट इट अप, एसीज को आप ऊपर लगाते हो, यहाँ पे भी ऊपर लगा हुआ है, यू डोंट हैव एयर कंडीशंस लाइक एट द बॉटम। क्यों? इजी है, उल्टा प्रोसेस है। क्या होगा कि यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं इसका हीट एयर कंडीशन सक कर लेगा, इट टेक्स हीट। और वो कैसे वर्क होता है, वो पार्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, दैट विल बी इन नेक्स्ट ईयर। रेफ्रिजरेटर वो बाद में देखेंगे हम लोग। वो तो एयर कंडीशनर इज आल्सो अ रेफ्रिजरेटर, बेसिकली वो रेफ्रिजरेटर ही है बेसिकली। इसलिए तो रेफ्रिजरेटर में जो पार्ट होता है उसको कंप्रेसर बोलते हो, इसके भी जो बाहर लगाते हो वो कंप्रेसर होता है। इट्स द सेम मैकेनिज्म। एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर दोनों सेम ही है, दोनों रेफ्रिजरेटर है इन शॉर्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स एयर कंडीशन के पास में है उससे हीट निकाल लोगे। हीट निकालोगे मतलब डेंसिटी विल डिक्रीज नाउ, नॉट इंक्रीज। तो मॉलिक्यूल दे स्टार्ट कमिंग नियर, और दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन आल्सो। कंडेंसेशन मतलब बेसिकली क्या होता है, उसमें सीधा सीधा वो लिक्विड के फॉर्म में बन जाता है। यू नो हाउ हाउ वी हैव रेन। क्या होता है रेन, कैसे होता है पता है? सेम थिंग। समर में, गर्मी में वाटर गेट्स इवापोरेटेड, है ना, एंड द सेम इट इज कन्वेक्शन। तो हीट जो आ रहा है उससे वाटर इवापोरेट होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स दे बिकम वेपर एंड दे गो अप। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं दे आर लूजिंग काइनेटिक एनर्जी, सिंस दे आर लूजिंग काइनेटिक एनर्जी दे आर कमिंग टुगेदर, डेंसिटी इज इंक्रीजिंग। एक लेवल पे, एक हाइट पे जाके डेंसिटी इतना कम हो जाता है कि दे अगेन बिकम कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म। और ज्यादा कंडेंसेशन हो गया, मतलब कंडेंसेशन हो गया प्रॉपर, तो इट स्टार्ट्स रेनिंग अगेन बिकॉज दे बिकम हेवी नाउ, राइट? गुड। या ज्यादा हो गया तो फिर यू हैव दिस हेल स्टॉर्म, बर्फ के गोले पड़ना। गुड। सो इट इज ऑल कन्वेक्शन ओनली। तो यहाँ पे जब एसी की बात करते हो ना, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है एयर कंडीशन के पास में, इसका हीट हमने निकाल लिया। हीट निकाल लिया मतलब they are heavy and basically their density is less, so they start coming down. they start coming down, और इसमें फैन भी होता है फिर। तो पूरे रूम को अगर ठंडा करना है तो दोनों प्रोसेस काम कर रहे हैं। फैन भी है, फैन विल पुश दिस मॉलिक्यूल्स लिटिल फार, तो ये ऐसा आके ठंडा करेगा। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि अगर जहां मैं बैठा हूं अब, मतलब अगर आपको रूम का ये कॉर्नर ठंडा करना है तो एसी यू शुड पुट ऑन द अपोजिट साइड। इसलिए इफ यू आर सिटिंग राइट, एसी के बिल्कुल नीचे बैठे हो, तो यू डोंट रिसीव दैट मच ऑफ coldness as you get when you are sitting either at the center or opposite face, right? So cooling and heating both work on the same principle, that is convection. Good. तो ये हो गया। सेकेंड एप्लीकेशन इज कूलिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अभी I'll just tell you what is transformer, पर ट्रांसफॉर्मर एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है, क्या इसका प्रिंसिपल होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सारा का सारा 12th का पार्ट है। तो वी डोंट नीड टू नो दैट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। सिर्फ इतना पता होना चाहिए ट्रांसफॉर्मर्स में, और आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल डीपी जिसको आप बोलते हो, उसमें ट्रांसफॉर्मर होता है एंड जनरेट्स अ लॉट ऑफ हीट। तो वो इतना हीट जनरेट करता है तो वो हीट को ड्रेन करना पड़ेगा, और हीट ड्रेन करने के लिए हम लोग कूलिंग सिस्टम यूज करते हैं, और वो कूलिंग सिस्टम बेसिकली कन्वेक्शन से ही काम करता है। कैसे? तो let me draw a transformer. तो ट्रांसफॉर्मर लुक्स समथिंग लाइक दिस। एक कोर होता है, और छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मर
ट्रांसफार्मर तो आपको घर में अगर मिक्सर विक्सर खराब हुआ होगा वो खोल के देख लो, उसमें भी दिखने को मिल जाएगा, छोटे छोटे स्मॉल ट्रांसफार्मर्स। बेसिकली व्हाट डज अ ट्रांसफार्मर डू? नहीं, एसी टू डीसी नहीं। अब इफ यू सी, आई डू आई हैव एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हियर, होगा बट लिखा नहीं है। एनीवेज, व्हाट इज द वोल्टेज सप्लाई दैट यू गेट इन योर हाउस? 220 टू 30 वोल्ट। गुड। अब ऐसा है कि कोई कोई इंस्ट्रूमेंट 300 वोल्ट पे ही काम करेगा, पर हमारे पास सप्लाई तो 230 आ रहा है, 230 वोल्ट आ रहा है, फिर क्या करेंगे? फिर हमको जो सप्लाई मिल रहा है उसको स्टेप अप मतलब बढ़ाना है। तो यहाँ पे दो कॉइल होती है बेसिकली, टू कॉइल। ये है इनपुट कॉइल, मतलब इसको प्राइमरी भी बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल। और दूसरा कॉइल यहाँ पे है। यहाँ पे नॉर्मली हमारे घर में 230 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है। अगर मुझे 300 वोल्ट चाहिए तो इनपुट में मैं 230 वोल्ट दे रहा हूँ और आउटपुट में मैं 300 वोल्ट दे रहा हूँ। इसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो सेकेंडरी कॉइल में वाइंडिंग्स ज्यादा होनी चाहिए। हमें कन्वेक्शन के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट बिकॉज ये वर्ड आया ट्रांसफार्मर, तो इट इज गुड दैट यू नो समथिंग मोर, क्योंकि 12th में करना ही है हमको। उल्टा भी है, आपके मोबाइल फोन के चार्जर्स 100 वोल्ट पे चलते हैं, तो फिर आप प्राइमरी में जितने नंबर ऑफ टर्न्स है उससे कम आप सेकेंडरी में रखते हो, राइट? गुड। तो एनीवेज, दिस इज how a transformer looks like. That was the only purpose behind telling you all this, because ट्रांसफार्मर दिखता कैसा है हमको उतना ही पता होना चाहिए था। तो ट्रांसफार्मर इज समथिंग लाइक दिस। ये भी नहीं पता होता तो डजंट मैटर, वी डोंट नीड इट नाउ। तो होता क्या है कि अब यहाँ पे दो कॉइल है, तो दोनों कॉइल में बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है। करंट मतलब करंट लीड्स टू हीट, पता है ना? करंट लीड टू हीट। क्यों? करंट मतलब मोशन ऑफ चार्जेस। व्हेनेवर चार्जेस आर मूविंग दे आर कोलाइडिंग विद आयंस, whenever they are colliding with ions they generate friction, whenever there is friction there is heat। तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो रहा है यहाँ पे, हमको इस हीट को ड्रेन करना है। तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू इज, हम यहाँ पे ऑयल भर देंगे, सम ऑयल। सो वी कीप द ट्रांसफार्मर, we dip it, we put it inside a chamber which is containing oil। तो यहाँ पे ऑयल है, पानी नहीं भर सकते हैं, तो ये पुट वाटर हियर एंड गया, इंस्ट्रूमेंट गॉन। यू कैन नॉट पुट वाटर हियर। तो यहाँ पे हमने ऑयल फिल कर दिया। नाउ व्हाट विल हैपन इज, हीट कहाँ जनरेट हो रही है? या तो प्राइमरी पे यहाँ पे, या फिर सेकेंडरी पे। सेकेंडरी और प्राइमरी पे हीट जनरेट होगा। तो ऑयल का काम क्या है? ऑयल का काम ये है, जो भी हीट जनरेट हो रहा है वो हीट ऑयल के पास आएगा, मतलब ऑयल के मॉलिक्यूल्स के पास आएगा, मतलब डेंसिटी इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा ना, डेंसिटी डिक्रीज होगा। ओके, तो ध्यान देना ये वर्ड्स पे, डेंसिटी डिक्रीज होगा। डेंसिटी डिक्रीज होना मतलब मॉलिक्यूल्स दे विल गो अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड आल्सो मतलब मॉलिक्यूल्स दे गो अवे फ्रॉम ईच अदर का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिकम लेस, एंड आल्सो दे हैव काइनेटिक एनर्जी, तो दे विल गो अप। फिर जो ऊपर कोल्डर मॉलिक्यूल्स है दे विल कम डाउन, करेक्ट? और इसके ऊपर, इस चेंबर के ऊपर यहाँ पे कूलेंट रखा हुआ है, जैसे नाइट्रोजन इज वन ऑफ द कूलेंट, लिक्विड नाइट्रोजन। तो ये जो हॉट मॉलिक्यूल्स है दे गिव एनर्जी, हीट टू द कूलेंट, राइट? तो वापस कूल हो गए वो, एंड दे विल अगेन कम डाउन। फिर हीट होंगे, मतलब ट्रांसफार्मर का हीट जो जनरेट हो रहा है वो लेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, हीट कूलेंट को देके वापस नीचे आएंगे। So you don't have to replace liquid very frequently.
राइट, गुड। तो वाटर क्यों नहीं यूज कर सकते? अरे वो इतना हीट जनरेट होता है कि वाटर विल स्टार्ट इवापोरेटिंग, तो वी डोंट वांट एनी लिक्विड व्हिच इवापोरेट्स इजीली, क्योंकि वहां पे जितना हीट जनरेट हो रहा है इट इज अलॉट, तो वाटर का तो वाटर बॉईल हो जाएगा वहां पे, ओके। सो वी डोंट वांट liquid that boils, so this is how transformers cool down। ये भी convection से होता है, good। Then as I told you there is something which is called as forced and natural convection, या फिर free मतलब natural and forced convection। and as I told you पानी को जब गर्म करते हो, दूध को जब गर्म करते हो घर में, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ फ्री नेचुरल कन्वेक्शन। हमने सिर्फ हीट दिया है, मॉलिक्यूल अपने आप ऊपर गया, कोल्डर मॉलिक्यूल्स नीचे आए, वी डिड नॉट डू एनीथिंग। बट जब हीटर और एयर कंडीशन की बात कर रहे थे तो हमने फैन लगा के रखा था, राइट। हाँ, तो वो फैन क्या करेगा? फैन इज फोर्सिंग द मॉलिक्यूल्स टू मूव, है ना। तो दैट इज दैट इज कौन सा कन्वेक्शन? फ्री कन्वेक्शन। वो फ्री कन्वेक्शन है क्या? फोर्थ कन्वेक्शन। हाँ, अब बटन पीछे से बंद होगा, नहीं तो फिर आई विल शो यू बंद है। वहां पे एक फैन चालू होता है उसके अंदर, राइट। सो दैट इज फोर्स्ड कन्वेक्शन। तो इतना ही लिखना है आपको, और क्या है। इन heating systems or air conditioner you have a blower fan which blows the molecule to larger distances, and that is an example of forced convection। क्या है? That is it, okay। So that's all about convection। you don't have anything you don't have any mathematical formula, okay। So next topic is radiation। Last type of heat transfer, mode of heat transfer is radiation, and I have already explained you this in JEE NEET class, but I'll do it again। हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे यहाँ पे। You should know the mode of transfer of heat via electromagnetic waves is called as radiation। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से मतलब यहाँ पे तो हमको मॉलिक्यूल्स की ही जरूरत नहीं है। कंडक्शन में क्या था? मॉलिक्यूल्स विल वाइब्रेट फास्टर एंड विथ मोर एम्पलीट्यूड। देयर वाज नो नेट बॉडीली मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, बट देयर वाज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर वाया कोलिजन्स। कन्वेक्शन में क्या था? देयर वाज एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। मॉलिक्यूल ने हीट लिया, वो लेके चले गया, तो दिस इज हाउ इट गेट्स हीटेड अप, कन्वेक्शन। मतलब इसका मतलब यह है कि कंडक्शन और कन्वेक्शन को मटेरियल मीडियम की जरूरत है। यू नीड मीडियम। जैसे आयरन रॉड कंडक्शन से गर्म होता है, वो मतलब कंडक्शन से हीट ट्रांसफर होता है, तो आयरन रॉड, तो रॉड मटेरियल मीडियम है, राइट। जैसे पानी गर्म करना, दूध गर्म करना, तो मटेरियल मीडियम है, राइट। बट रेडिएशन, वी आर रिसीविंग हीट फ्रॉम सन। वी ऑलरेडी नो दैट कि अर्थ और सन के बीच में इट इज ऑलमोस्ट अ वैक्यूम, सो देयर इज नथिंग। फिर भी वहां से हीट यहां तक आता है, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब उसमें से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ह्यूमंस के लिए यूजफुल है, कुछ हार्मफुल है। जैसे कि अल्ट्रावायलेट और हार्मफुल, और अगर विजिबल लाइट नहीं होती तो कुछ देख ही नहीं पाते हम लोग, है ना। सो यू कोई कलर भी दिखता नहीं आपको, लाइक ब्लू, ब्लैक, येलो, ऐसा कुछ नहीं दिखता, राइट, गुड। बट इन एनी केस हियर मटेरियल मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड।
हीट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंटली मैंने आपको मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में आपको बताया था कि आपके बुक्स बोलेंगे हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी, है ना? I also wrote from one body to another body. Your books say heat can be transferred from one part of body to another part of the same body. वो कन्वेक्शन कंडक्शन के केस में ठीक है, लेकिन रेडिएशन के केस में यू कैन हैव टू बॉडीज एंड हीट इज रीचिंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, राइट? तो यहाँ पे नॉट नेसेसरीली कि हीट सेम बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। Sun and Earth, Sun and you, Sun and me, we are not same bodies, we are different bodies, right? Good. तो ये होता है रेडिएशन से। एंड आपको पता है कन्वेक्शन हो कंडक्शन हो, अभी कंडक्शन में तो इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स को मूव होना पड़ेगा, कोलाइड होगा, फिर एनर्जी ट्रांसफर करेगा, फिर नेक्स्ट नेबर एनर्जी लेके वो लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ मूव होगा, फिर कोलाइड होगा, फिर एनर्जी ट्रांसफर करेगा, राइट? मतलब कंडक्शन में क्या था? कंडक्शन में मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ट्रांसफर स्लो प्रोसेस है मतलब, और कन्वेक्शन में भी विद इन अ लिक्विड मॉलिक्यूल हीट लेगा, फिर डेंसिटी इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, एंड देन डेंसिटी डिक्रीज होने के बाद ये ऊपर जाएगा, फिर ऊपर का मॉलिक्यूल नीचे आएगा, तो ये भी स्लो प्रोसेस है। बट रेडिएशन इज with the help of electromagnetic waves. What is the speed of electromagnetic wave? 3 into 10 power 8 meter per second, 3 lakh kilometer per second, extremely fast, right? So radiation is a rapid process, right? Good. Yeah, then that is all you need to know about radiation. क्या क्या सीखा हमने? The transfer of energy from one body to another with the help of electromagnetic waves is called as thermal radiation or radiation. Good. Secondly, radiation does not need any material medium, right? So transfer of heat via radiation does not need any material medium. तीसरा, it is an extremely rapid process, right? Good. So this is all you need to know. इतना ही जरूरत है। ओके, तो आज का लेक्चर रेडिएशन जैसा है हमारा, एक्सट्रीमली क्विक, बिकॉज इट्स योर टेक्स्ट बुक प्रिसाइज दिया है। यहाँ पे मुझे ऐसा एक्स्ट्रा नोट्स बना के देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे हैव गिवन यू प्रिसाइज। ओके, फिर भी मैं फिल्टर आउट करके अपलोड करूंगा, जो जरूरत नहीं है हटा देंगे वहां से। So we will save some time, and we have last topic, that is Newton's law of cooling. Newton's law of cooling. तो वेरी रिसेंटली, मतलब जब आइडियली ठंड ज्यादा पड़नी चाहिए थी, हमारे यहाँ आई नहीं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट वेरी रिसेंटली कि आप विंटर्स के फेज से आप बाहर आए हो, तो एज फार आई रिमेम्बर कुछ साल पहले बहुत कड़ाके की ठंड हुई थी, एंड देन वी वांटेड टू हैव शावर विथ वेरी हॉट वाटर। और होता ऐसे था कि अभी भी होता है, होता नहीं ऐसा होता नहीं था, ऐसा होता है। इफ यू गो टू प्लेसेस लाइक कश्मीर, या फिर अगर यूरोप जाओगे, इन सम पार्ट्स ऑफ यूरोप, एज सुन एज यू ओपन टैब, पानी जम जाता है वहां पे। जितना ज्यादा गर्म रहेगा उतना जल्दी ठंडा होगा। दिस इज व्हाट हैपेंस। इसलिए ठंड में चाय भी जल्दी ठंडी होती है, राइट? दैट इज न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। तो बेसिकली होता क्या है, मैंने 90 डिग्री तक पानी को गर्म किया, और मैंने टैब ओपन किया, एंड देन आई रियलाइज
कि मैं 2 मिनट ही सिर्फ गया था और पानी ठंडा हो गया. Why? It is because rate of loss of heat या फिर rate of fall of temperature, it is directly proportional to the difference in temperature of the body and the surrounding. मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, rate of loss of heat dq by dt or rate of fall of temperature, theta here is temperature, या अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है तो dt by dt, capital T is temperature, small t is time. Rate of loss of heat or rate of fall of temperature is directly proportional to difference in temperature of the body and that of surrounding. Surrounding का temperature में T0 बोल रहा हूँ, body का temperature में T बोल रहा हूँ. Provided the difference is small. Small मतलब 50, 60, 70 डिग्री तक चलता है, 80 डिग्री चलता है. You cannot say हमारे पास एक melted iron मतलब लावा है 600 डिग्री पे. ओके, तो वैसा नहीं बोल रहा हूँ मैं. आई एम टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल सिचुएशन, राइट? वेट, लेट मी फिनिश दिस. ओके, सो द थिंग इज दिस इक्वेशन टेल्स यू जितना बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस ज्यादा होगा, उतना जल्दी उसका टेम्परेचर फॉल होगा. रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने वाले हैं इसको. विल प्रूव इट, राइट? इसलिए ऐसा बोला जाता था और अभी भी बोलते हैं, एटलीस्ट माय पेरेंट्स यूज्ड टू से, कि ठंड में जब आप गर्म पानी का नलका खोलोगे तो साथ में थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी मिक्स करते जाना. वाई? बिकॉज अगर मेरे पास हॉट वाटर 90 डिग्री सेल्सियस पे है और सराउंडिंग 5 डिग्री पे है, हाँ, तो फिर बहुत ज्यादा डिफरेंस इन टेम्परेचर, जल्दी कोल्ड होगा वो. अगर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी मिक्स कर रहा हूँ तो द टेम्परेचर आई एम ब्रिंगिंग इट टू समवेयर 75 एंड सराउंडिंग इज स्टिल 5, तो ये डिफरेंस है 70 डिग्रीज का. तो डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द सराउंडिंग एंड द बॉडी ये ज्यादा रहा तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर या फिर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ज्यादा होता है. दिस इज व्हाई इट हैपेंस. इसलिए चाय बहुत ज्यादा गर्म करके रखी, जल्दी ठंडी जाती है. दिस इज व्हाई इट हैपेंस. वी विल प्रूव इट, राइट? तो लेट्स प्रूव न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. तो दिस law can be proved with the help of a simple experiment which uses calorimeter. अब आपको याद होगा हमने कैलोरीमीटर देखा था. कैलोरीमीटर इज अ कंटेनर made up of copper or aluminum. Fitted, there is some lid on this and there is a provision to insert a thermometer and a stirrer. मुझे अभी फिलहाल स्टीरर की जरूरत नहीं है तो मैं नहीं लूंगा. तो यहाँ पे हमने एक कैलोरीमीटर लिया और इसका जो बल्ब है ये नीचे एट द बॉटम हियर, थर्मोमीटर का एक छोटा सा नैरो रीजन होता है, दैट इज कॉल्ड एज बल्ब ऑफ थर्मोमीटर. यू नीड टू मेक श्योर कि ये बल्ब कंप्लीटली इनसाइड है. तो हम इसमें हॉट वाटर डाल देंगे. वी विल इंसर्ट हॉट वाटर इन दिस चेम्बर इन कैलोरीमीटर मतलब. तो हमने यहाँ पे हॉट वाटर डाल दिया. ओके, गुड. सो हमने यहाँ पे हॉट वाटर इंसर्ट कर दिया. अराउंड 2/3 ऑफ वॉल्यूम इज फिल्ड विथ हॉट वाटर. सिर्फ जो कैलोरीमीटर का सेटअप हमने सीखा था उसको हमने सराउंडिंग से आइसोलेट किया था, बिकॉज वी डिड नॉट वांट द हीट टू गो आउट फ्रॉम दैट. फिर हम लोग क्या कर रहे थे कि उसमें एक हीटेड ऑयल मिक्स कर रहे थे. यहाँ पे वैसा कुछ नहीं करना. यहाँ पे कैलोरीमीटर में सिर्फ हॉट वाटर डाल के रखा है हमने और हमने कैलोरीमीटर को रूम टेम्परेचर पे सराउंडिंग में रख दिया है एंड वी आर अलाउइंग इट टू लूज हीट, क्योंकि हमको देखना ही वही है ना, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट. तुम आइसोलेट कर दोगे तो कहां से रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, राइट? और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई टेल यू
अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हो, जैसे 12th का पहला ही चैप्टर रोटेशनल मोशन, उसमें दो डेरिवेशन है, एक में बोला है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, एक में बोला है कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी लिखते वक्त ये समझ में नहीं आता कि कहाँ पे कांस्टेंट क्या था। इट इज बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट। जब मैं बोल रहा हूँ dq/dt, इसका मतलब ये है कि उसको हीट लॉस होने देना है, तो फिर आइसोलेट करके मतलब नहीं है। गुड, तो वील अलाउ दिस टू लूज हीट। फिर क्या करेंगे, फिर एक सिंपल सी चीज करेंगे, हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। हम हर 10 मिनट्स में 10 मिनट्स में, इन्होंने 10 मिनट्स बोला है क्या, 1 मिनट में, ठीक है, गुड। तो हम हर 1 मिनट के बाद इसका टेम्परेचर चेक करेंगे और हम इसका ग्राफ बनाएंगे। You can modify experiment according to your need and according to the liquid that you are using. Water will lose heat early. तो इसलिए हर 1 मिनट में 30 सेकेंड में रीडिंग लेनी पड़ेगी आपको, राइट। कोई ऐसा भी लिक्विड होता है जो जल्दी से लूज नहीं करता, तो फिर उसके लिए थोड़ा टाइम इंटरवल ज्यादा रखना पड़ेगा। तो वील टेक रीडिंग आफ्टर 1 मिनट। तो हमको ये दिखेगा कि इनिशियली टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, फिर आफ्टर लाइक बिकॉज वी आर टेकिंग रीडिंग्स, तो फिर हम ऐसा पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस, मतलब टाइम एक्सिस का डिस्टेंस कितना है, 1 मिनट, क्योंकि हम लोग एक एक मिनट के बाद ही रीडिंग ले रहे हैं, राइट। तो व्हाट वी नोटिस इज, हमको ऐसा एक ग्राफ मिलने वाला है और हम इसको ज्वाइन कर देंगे पॉइंट्स को, तो हमको एक कर्व मिलेगा एंड दिस कर्व इज कॉल्ड एज कूलिंग कर्व। क्यों कूलिंग कर्व, क्योंकि हमने वाटर को कूल होने दिया और तो टाइम के साथ टेम्परेचर कम हो रहा है। देखो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा था, उसके बाद देखो टेम्परेचर कम हो गया और टेम्परेचर कम हो गया, राइट। तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है मतलब लिक्विड कूल हो रहा है, तो कूलिंग कर्व बोलेंगे, राइट। गुड, नाउ व्हाट वी हैव डन सो फार इज, हमने कैलोरीमीटर लिया था, कैलोरीमीटर में हमने हॉट वाटर लिया है, 2/3 उसको भर के रखा है, उसमें थर्मोमीटर है, हम हर 1 मिनट के बाद टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं और उसका हम लोग उसको नोट करते जा रहे हैं, देन वी आर प्लॉटिंग अ ग्राफ। फिर कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स पे, आप हर जगह पे भी कर सकते हो, बट एट सम सिलेक्टेड पॉइंट्स आई विल ड्रॉ tangent. I can do it at every point, okay, but we are doing it at selected points. So what we are doing is we are drawing tangents at selected points, because tangent matlab slope gives you some information, okay. So I am just selecting some points and drawing tangent to that point. थोड़ा ग्राफ करेक्ट करना पड़ेगा, बट इट्स ओके। तो यू कैन सी इस कर्व पे कुछ सिलेक्टेड पॉइंट पे मैंने टेंजेंट लिया, मतलब मैंने स्लोप लिया, तो ये स्लोप की वैल्यू चेंज हो रही है ना। और आपको पता है, आपको पता होना चाहिए अब, y x slope of this line is, slope of line 1 is, how do you write down slope, dy by dx, मतलब y2 minus y1 अपॉन, वेरी गुड। मैं एक पॉइंट यहां लेता हूं, दूसरा पॉइंट यहां लेता हूं, दोनों के लिए y की वैल्यू तो अलग अलग है, x की वैल्यू सेम है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में 0 है, मतलब स्लोप इंफिनिटी है। गुड, व्हाट इज स्लोप ऑफ लाइन टू 0, मतलब वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल पोजीशन आते आते स्लोप इज डिक्रीजिंग। इसका मतलब ये जो लाइन मैंने यहां ड्रॉ की है, लाइन 1, इसका स्लोप मतलब dt/dt, क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस क्या था, टेम्परेचर, और x एक्सिस क्या था, टाइम। तो यहाँ पे dt/dt ये ज्यादा है, तो dt/dt एट 1, और अगर मैं ये 2 बोलता हूं, इज ग्रेटर देन dt/dt एट 2,
अगर मैं ये तीसरा बोलता हूं तो इट इज स्टिल ग्रेटर देन dt by dt at 3 and so on so forth, बराबर। व्हाट इज dt by dt? रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। तो आपने देखा हायर टेम्परेचर पे, ये हायर टेम्परेचर था, ये और कम टेम्परेचर है, ये और कम टेम्परेचर है, तो हायर टेम्परेचर पे रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज मोर। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना हर एक सेकेंड में हीट लॉस ज्यादा होगा, करेक्ट? गुड। अगर आपको फिर भी वेरीफाई करना है तो आप और एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। फिर सेकेंड ग्राफ में आप क्या करोगे? सेकेंड ग्राफ में आप बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर का डिफरेंस लोगे और यहाँ पे जो भी स्लोप्स आपने ड्रॉ किए थे वो लोगे dt by dt, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, जो भी लिया होगा। यू विल नोटिस वन थिंग हियर, दैट इज दिस टर्न्स आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका मतलब अगर ये जीरो है, ये जीरो है, मतलब t माइनस टी जीरो इज जीरो, मतलब t इज इक्वल टू टी जीरो, मतलब देयर इज नो डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग, मतलब बॉडी इज ऑलरेडी एट रूम टेम्परेचर। और तब व्हेन t माइनस टी जीरो इज जीरो, मतलब t इक्वल टू टी जीरो, तो उस टाइम पे y एक्सिस मतलब dt by dt भी जीरो है, मतलब टेम्परेचर फॉल ही नहीं हो रहा, there is no loss of heat, right? फिर मैं एक पॉइंट यहां लेता हूं। अब आप यहां पे देख रहे हो कि जैसे ही डिफरेंस इन टेम्परेचर बढ़ा, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर या रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट भी बढ़ा। फिर आप यहां पे जाओगे तो आप देखोगे जैसे ही सराउंडिंग टेम्परेचर और बॉडी टेम्परेचर में डिफरेंस बढ़ा, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट भी बढ़ गया। सो दिस इज experimental evidence of Newton's law of cooling. So Newton's law of cooling can be verified with this experiment, right? Good. So it is time for us to stop. मैं कल ऐसा करने वाला हूं कि आज जो भी मैंने पढ़ाया है मैं कल वापस से कल मतलब नेक्स्ट सेशन में मैं वापस इसको रिवाइज करने वाला हूं, एंड देन we will start solving numericals of this chapter.